ठीक, किरचॉफ वोल्टेज लॉ पे काम कर रहे हैं। ठीक, आगे बढ़े, नेक्स्ट लिखो। और शायद मैंने ग्रुपिंग ऑफ बैटरीज और ग्रुपिंग ऑफ सेल्स पर काम कराना शुरू किया, जिसमें राइट ग्रुपिंग रॉन्ग ग्रुपिंग करा दिए थे। क्लियर। नेक्स्ट लिखोगे इसी में आगे, फॉर ए बैटरी ऑफ एन आइडेंटिकल सेल। नेक्स्ट लिखो, फॉर ए बैटरी of n identical cell, चेक क्या होता अगर जो मैं बोलूं n आइडेंटिकल सेल्स के लिए, तो एक बात मैं ऐसा, ये वाला पार्ट एक बैटरी, ऐसा दूसरा, तीसरा, और ऐसे करते हुए मान लो ऐसा। क्लियर। और इस वाले पोर्शन में एक रेसिस्टेंस, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, कैपिटल आर। ठीक है, समझ में आ रहा बात। अब इस वाले पोर्शन में क्या, ये हो गया ईएमएफ आर, ईएमएफ आर, ईएमएफ आर, इंटरनल रेसिस्टेंस। ठीक है, तो चेक करो, मैंने ये बोला कि ये वाला पार्ट आपका फर्स्ट सेल हो, पहला सेल, ये उसी के अनुसार से दूसरा। ठीक, ये थर्ड सेल हो, और ऐसे करते हुए मान लो ये वाला पोर्शन एन मान लो। ठीक, तो चेक कर, तो सब में बैटरी के थ्रू जो करंट जाएगा वो सेम डायरेक्शन में है। ठीक, तो इस वाले पोर्शन में अगर जो वेरीफाई करें, इस वाले पोर्शन में अगर जो वेरीफाई करें, तो ई इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी है, और जो वेरीफाई करें, चेक करो तो करते हैं, तो ई इक्विवेलेंट की वैल्यू होता, एक बैटरी होता तो ई, दो बैटरी है तो 2e, 3 है तो 4e। वैसा वैसा करते हुए कितने बैटरी है, एन है, ऐसे से कितनी बैटरी है, एन। तो पूरा ईएमएफ क्या हो जाता है, एन इंटू ई। अच्छा, टोटल आर इक्विवेलेंट की बात करें, तो स्मॉल आर, फिर आर, आर सब में इंटरनल रेसिस्टेंस है, सब में इंटरनल रेसिस्टेंस। ठीक, तो ऐसा ऐसा कितना स्मॉल आर है, एन। तो ये वाला पोर्शन ऊपर वाला पूरा पार्ट यहां से लेकर के यहां तक, क्या ये सीरीज कॉम्बिनेशन बनेगा, यानी एन आर प्लस कैपिटल। ठीक, यानी पूरे करंट की वैल्यू क्या लिख सकते थे, ई इक्विवेलेंट डिवाइड बाय आर इक्विवेलेंट, और ये डेटा एन ई डिवाइडेड बाई एन आर प्लस कैपिटल आर। ठीक, इस वाले पोर्शन में मैं बोलूं केस फर्स्ट, और मैं बोलूं कि आर की वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ा है एनआर से, तो क्या से कहे थे, जो टर्म बड़ा है, जो टर्म बड़ा है उसे हम कॉमन लेंगे। ठीक है, तो कॉमन लेंगे तो क्या लिखता, आई इक्वल टू, चेक करो, ये डेटा एन ई डिवाइडेड बाई, इससे कैपिटल आर कॉमन लोगे तो कैपिटल आर 1 प्लस एन आर डिवाइडेड बाई कैपिटल। ठीक है, अच्छा, एन आर छोटा है कैपिटल आर से, नहीं नहीं नहीं, बड़ा था एनआर ना, गड़बड़ कर दिया, बड़ा एनआर है, तो एनआर ये वाला पोर्शन आर डिवाइड बाई एनआर प्लस 1, ऐसा होता। वेरीफाई कर, ये वाला टर्म तो टेंस टू 0। ठीक, वेरीफाई कर, क्या ये वाला पोर्शन एन ई डिवाइड बाई एनआर बचेगा, यानी टोटल करंट की वैल्यू आता ई डिवाइडेड बाई आर। ठीक है, और ये कहलाएगा नॉट एडवांटेजियस सर्किट।
कुछ कारण है। ठीक, नॉट इन्वर्टर इज सर्किट 2। सोचो भाई मेरे, यहाँ पे टोटल बैटरी कितना लिए एन, तो बैटरी है ना, तो बैटरी खरीदने में पैसा लगेगा कि नहीं लगेगा? एक नॉर्मल सा सीधा सीधा मतलब ये नॉर्मल सा बैटरी भी खरीदने के लिए हम लोग मार्केट में जाए तो ऐसा थोड़ा कि पैसा नहीं लगेगा, लगेगा ही। ठीक है, तो खुद सोचो ये क्या एक सिंगल बैटरी भी इतना ही आउटपुट देता, हाँ या ना? अगर जो हम एक नॉर्मल ईएमएफ लगा देते ई, और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है ही, चलो स्मॉल आर उसकी मान लेते बाहर निकाल, ठीक, और ये ई होता है, तो देख तो करंट इतना ही जाता है या कुछ और जाता है? बता भाई, बोलो। तो इतना ही जाता। ये इतना ही आता। नहीं पता ना, तो बता हम एन बैटरी काहे ले, पैसे ना बर्बाद हुआ, हाँ या ना? यस सर। अगर तो एक बैटरी से ज्यादा ले रहे हैं तो इंडायरेक्ट में पैसा बर्बाद हो रहा कि नहीं हो रहा? क्लियर है? सर्किट जा रहा, मेहनत लग रहा, ठीक, तो ये कहीं से भी एडवांटेजियस नहीं होगा, मतलब काम करेगा, लेकिन इतना काम हम एक सिंगल बैटरी से भी कर सकते थे। क्या जो बोले क्लियर है? इतना काम हम एक सिंगल बैटरी से भी कर सकते थे। क्या जो बोले वो ध्यान रहेगा, हाँ या ना? यस सर। यस। चलिए लिखिए जल्दी से। इसी में आगे कर लेना केस सेकंड, केस सेकंड। तो ये डेटा क्या मान ले कि इस बार आर बहुत बड़ा होगा एन आर, ठीक, तो जो भी करंट है एन ई, इस बार कैपिटल आर कॉमन लोगे तो 1 प्लस एन आर डिवाइड बाई कैपिटल आर, दिस वन टेंस टू 0, यानी ये डेटा क्या होता है एन ई डिवाइड बाई आर, ठीक। तो ये सर्किट कैसा हो जाएगा? ये सर्किट तेरा कहलाएगा एडवांटेजियस सर्किट, एडवांटेजियस सर्किट लिख लेना है, ठीक, समझ में आ रहा रीजन? अरे कुछ नहीं, तो यहाँ एन बैटरी तो आया, हाँ ना? ऐसे भी हम मान लेंगे आइडियल बैटरी होगा, ठीक, ऐसे भी इंटरनल रेजिस्टेंस क्या कंडीशन ठीक है डेवलप होता है, लेकिन जनरली हम लोग क्या पढ़ते हैं कि आइडियल बैटरी होगा, ठीक, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ सॉल्यूशन है, ठीक, लिखे इसे। हो गया सर। नेक्स्ट लिखे पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ, पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, ठीक है। पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल्स के लिए क्या अगर चेंज करें, चेक करो क्या कर रहा होता इस वाले पोर्शन में, ऐसा बना ईएमएफ इंटरनल, फर्दर ईएमएफ इंटरनल, ईएमएफ इंटरनल, ऐसा ही करते हुए हम आगे बढ़ते ईएमएफ
इंटरनल, ठीक, ये पूरा सर्किट ऐसा था। सबका ईएमएफ ई माने आर माने, 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 ठीक। यहां से कोई एक एक्सटर्नल रेसिस्टर ले लें कैपिटल आर, एक्सटर्नल रेसिस्टर ले लें कैपिटल, ठीक। तो सोचो ये वाला पार्ट क्या हो गया, ये वाला पार्ट हो गया फर्स्ट सेल, उसी टाइप से ये वाला पोर्शन सेकंड सेल, ये वाला पार्ट थर्ड सेल, ठीक। और ऐसा करते हुए बढ़े तो ये डेटा क्या होगा, रिलेटिव में एनएच से, क्लियर है। अब खुद वेरीफाई फर्स्ट सेकंड थर्ड है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में ईएमएफ की वैल्यू यानी कि वोल्टेज की वैल्यू क्या सेम होता है, हाँ या ना, यस सर। क्लियर। यानी इस जगह पर ई इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस जगह पे ई इक्विवेलेंट की वैल्यू कितना, सीधा सीधा ई के बराबर, ठीक। लेकिन आर इक्विवेलेंट की वैल्यू चेक करो तो क्या होगा, मान लो दो रेसिस्टर इक्वल रेसिस्टर आपस में पैरेलल है, दो इक्वल रेसिस्टर आपस में पैरेलल है, ठीक। तो क्या आर और आर होता है तो उसका आर इक्विवेलेंट आर बाई 2 होता है। तीन रेसिस्टर अगर जो पैरेलल है तो आर बाई 3 होगा, चार है तो आर बाई 4 होगा, तो एन है तो क्या आर बाई एन होगा, हाँ या ना, यस सर। यस सर। पक्का सभी लोग, ठीक। तो सोचो ये वाला पोर्शन यहाँ से लेकर के यहाँ तक का रेसिस्टेंस कितना हो गया, आर बाई एन, एन क्लियर है ये, ठीक। इस वाले पोर्शन में एक सेकंड, हाँ भाई, तो ये वाला पोर्शन क्या, आर बाई एन, और ये क्या कैपिटल आर, इस आर बाई एन से यानी मीनिंग अगर जो यूज करते हैं इसका इक्विवेलेंट सर्किट, ठीक। आगे धीरे धीरे करके इक्विवेलेंट सर्किट पर हम लोग को काम करने आ भी जाना चाहिए, ठीक है। इस वाले पोर्शन में क्या वेरीफाई करो, ये वाला पार्ट है कितना ई ई ई, यानी इधर ये वाला पोर्शन एक सिंगल बैटरी बन जाता, जो इंटरनल रेसिस्टर था वो, और ये वाला पोर्शन कैपिटल आर, क्लियर। तो ये डेटा ई इक्विवेलेंट, ये वाला पोर्शन आर बाई एन और ये वाला पोर्शन कैपिटल, ठीक। तो क्या ये आर बाई एन और कैपिटल आर क्या आपस में सीरीज में है, हाँ ना, यस सर। पक्का। यानी आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या लिख सकते थे, वेरीफाई करो, आर डिवाइडेड बाई एन प्लस कैपिटल आर, ठीक। यानी करंट की वैल्यू, इसी से आगे बढ़े तो करंट की वैल्यू होता है ई इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई टोटल आर इक्विवेलेंट, यानी ये डेटा क्या होता, ई डिवाइडेड बाई आर बाई एन प्लस कैपिटल आर, ठीक। बिल्कुल पहले की तरह क्या करोगे, केस फर्स्ट आर डिवाइडेड बाई एन बहुत बड़ा ले लें कैपिटल आर, ठीक। तो इस जगह पर करंट क्या हो जाता, ई, जो टर्म बड़ा है उसे कॉमन ले लीजिए, आर डिवाइडेड बाई एन, क्या ये वाला पोर्शन 1 प्लस आर डिवाइडेड बाई, क्या ये वाला पोर्शन आर डिवाइडेड बाई एन लिख सकते थे, हाँ या ना, यस सर। ठीक। ये बहुत छोटा टर्म है, यानी ये वाला टर्म क्या हो जाना चाहिए मेरे भाई, क्या ये वाला टर्म टेंस टू 0 पूरा, ठीक, एन ऊपर चला जाता है, तो क्या ये वाला पोर्शन एन ई डिवाइडेड बाई स्मॉल आर ऐसा होगा क्या, बोलो भाई, रेहाना, यस सर। ठीक। तो चेक करो कहीं ना कहीं यहाँ पर पूरा बैटरी एन बैटरी आया, एन बैटरी है, सिंगल बैटरी नहीं है, एन बैटरी है, ठीक। तो ये कैसा सर्किट हो जाएगा, एडवांटेजियस सर्किट, ये कैसा हो जाएगा, एडवांटेजियस सर्किट। वैसे ही सोचो इस वाले पोर्शन में केस सेकंड कर ले, तो केस सेकंड क्या कर रहा होता, आर डिवाइड बाई एन बहुत छोटा हो कैपिटल आर से मे बी, ठीक। तो करंट की वैल्यू क्या होता है, ई इक्विवेलेंट, कैपिटल आर कॉमन ले लेता तो आर डिवाइडेड बाई एन डिवाइड बाई कैपिटल आर प्लस 1, ठीक। और ये वाला टर्म क्या होता भाई, टेंस टू 0, यानी पूरा ई डिवाइड बाई आर,
तो यहाँ कहीं ना कहीं एक ही बैटरी आया, ठीक है, और जो भी इंटरनल रेजिस्टेंस था वो नेगलेक्ट हो गया। हाँ ना बोल भाई, क्या क्लियर है? Yes, sir. सब लोग, क्षितिज, क्षितिज, विकास, आपका क्लियर है ये? विकास, हाँ यस सर। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन कैसा सर्किट हो जाएगा? ये वाला पोर्शन नॉन एडवांटेजियस है, क्योंकि एक ही बैटरी काम हो गया। चलिए लिखिए इसे जल्दी, हो जाए तो बता देंगे। चलिए नेक्स्ट लिखोगे बैटरी हैविंग cells of different EMF, battery having cells of different EMF, cells of different EMF, ठीक। तो इस वाले पार्ट में क्या, सर डिफरेंट के बाद क्या बोले? डिफरेंट EMF, डिफरेंट EMF, देखो इस वाले पोर्शन को डिराइवेशन के तौर पे भी रखना, जिनको 12th बोर्ड का एग्जाम देना है, ठीक, और जिनको किरचॉफ वोल्टेज लॉ पर कमांड करना है वो वैसे भी करते रहे, ठीक। क्या था ये वाला पोर्शन, ऐसा कुछ, एक ईएमएफ यहां लगाते हैं, एक रेसिस्टेंस फर्दर, एक ईएमएफ यहां लगाते हैं और दूसरा रेसिस्टेंस है, ठीक। इसका ईएमएफ E2 और इंटरनल रेसिस्टर R2, जो कॉमा देके लिखते थे ना, तो उसमें दिमाग में लगा लेना कि उस बैटरी में इंटरनल रेसिस्टेंस है, जो E, R लिखते थे तो दिमाग में बैठा लीजिएगा कि उसमें इंटरनल रेसिस्टेंस है, ठीक। वैसे ही पूरा वाला पार्ट E1, तो यहाँ इंटरनल रेसिस्टेंस R1, ठीक। अब इस वाले पोर्शन में क्या,
एक एक्सटर्नल रेसिस्टर अपनी तरफ से ले ले ऐसा, ठीक, वेरीफाई। अब अपने तरफ से कोई भी नेमिंग कर लो, कुछ भी कर लो, जैसे करने की इच्छा है कर लो, ठीक, उसको कोई परेशानी नहीं आने वाली। चेक करो, मैं इस वाले पार्ट से सोचता हूँ कि इस सेक्शन से गया होगा करंट I1, इस वाले पोर्शन से करंट I, तो इधर से ये I ही टूटा होगा और इधर से I ही आया होगा। क्लियर है? पक्का? बोलो भाई। Yes, sir. ठीक, तो सोचो इधर से जो करंट गया तो करंट लिविंग पॉजिटिव, एंट्रिंग नेगेटिव, आगे बढ़, ये वाला पोर्शन करंट लिविंग पॉजिटिव, एंट्रिंग नेगेटिव, फिर आगे बढ़, करंट लिविंग पॉजिटिव, एंट्रिंग नेगेटिव। ठीक, अब मैं कोई एक लूप लूं और उससे क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करूं पहले। ठीक, तो कोई एक लूप लेते तो क्या लिखता, चलो यहाँ से ले शुरू करते हैं। तो ये वाला डेटा पहले -E1, आगे बढ़, करंट I हो गया, तो ये डेटा प्लस IR। ठीक, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, और ये वाले लूप में तो यहाँ करंट I1 जा रहा है, तो ये वाला पोर्शन प्लस I1 इंटू स्मॉल R1। क्या ये वाला पोर्शन जीरो कर लें? यानी इस जगह से बेटर है I1 बाहर निकालना। I1 बाहर निकालता तो E1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस प्लस माइनस माइनस IR डिवाइडेड बाई R1। मुझे तो यही होता दिख रहा है। हाँ या ना बोल भाई, देख ले। Yes, sir. ठीक है, तो ये वाला पोर्शन इक्वेशन नंबर 1 बना है। फिर फील करो, इधर से आ रहा है, फिर दूसरा लूप में उठा ले, ये वाला पोर्शन -E2, आगे बढ़े, ये वाला पोर्शन क्या प्लस IR, आगे बढ़े तो दोनों में I1 ले लिए, इसमें I2 कर ले भाई, I2। ठीक, तो इधर से आया तो ये वाला पोर्शन कितना प्लस I2 R2, बिल्कुल पहले वाली की तरह। यहाँ से I2 बाहर निकाल लिया, तो I2 बाहर निकालेगा तो E2 बाई R2 प्लस नहीं माइनस माइनस IR डिवाइडेड बाई R2, इक्वेशन नंबर 2। ठीक, अब सोचो पूरे सर्किट से करंट कितना जा रहा है? पूरे सर्किट से करंट जा रहा है I, पूरे सर्किट से करंट जा रहा है I। ठीक, तो पूरे सर्किट से करंट I जा रहा है तो क्या लिखेगा? I इक्वल टू I1 प्लस I2, क्योंकि इसी दो भाग में ये टूटा है जंक्शन रूल से। ठीक, I1 और I2 की वैल्यू निकाल लिए हैं, यानी I की वैल्यू वेरीफाई कर भाई, E1 R1 माइनस I1 R डिवाइड बाई R1 प्लस E2 R2 माइनस IR R2, इधर लेके चला सबको, I की वैल्यू यहाँ 1 बच जाता, माइनस माइनस प्लस, ये वाला पोर्शन R1 R डिवाइडेड बाई R2, ये डेटा E1 एलसीएम ले ही लेते हैं, R2 प्लस E2 R1 डिवाइड बाई R1 R2। ठीक, अब सोचो करंट की वैल्यू I, इधर लेके आ, ये डेटा क्या हो जाता, R1 R2 एलसीएम लेता तो ये डेटा R इससे कॉमन ले सकते थे, तो ये हो जाता R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई R1 R2। क्या ये वाला पोर्शन E1 R2 E2 R1 डिवाइड बाई R1 R2 R1 R2 R1 R2 मर गया। ठीक, यही टोटल करंट की वैल्यू E1 R2 E2 R1 डिवाइडेड बाई R1 R2 प्लस R1 प्लस R2। ठीक है यार, इस वाले पार्ट को थोड़ा और वेरीफाई करते हैं, तो E1 R2 E2 R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 कॉमन लेते हैं, तो ये डेटा हो जाएगा R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 प्लस कैपिटल R। हाँ ना बोलो भाई, Yes, sir. जोड़ ही घटाव किए हैं, सही है ना? क्लियर है सभी लोगों को? रेस्ट ऑफ बॉक्स मेरे पास बोर्ड ही नहीं बचा कि मैं आगे लिख पाऊँ। ठीक है,
पहले यहाँ तक लिखो, फिर जो हल्का फुल्का इसे बताना है बता के इसे एंड करें। जल्दी हो जाए तो बता दीजिएगा, पहले लिख लीजिए। चेक करो। ठीक, मेरे कहने का मतलब क्या, ये R1 और R2 क्या दोनों आपस में पैरेलल है? Yes, sir. तो अगर जो पैरेलल है तो इसका R इक्विवेलेंट क्या होना चाहिए? देखो तो R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2, हाँ ना? Yes, sir. Yes, sir. अगर जो पैरेलल है, ये R1 और R2 आपस में पैरेलल है, तो क्या ये वाला पोर्शन R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 होता? और क्या ये R1 R2 जो पैरेलल था, ठीक, क्या वो इसके कैपिटल R के साथ सीरीज में है? बोलो भाई। Yes, sir. क्लियर? यानी इस फिगर में, इस फिगर में अगर जो कभी भी हमको कोई कह देता ई इक्विवेलेंट निकाल लीजिए, ठीक, कोई भी कह देता कभी भी ऐसा सर्किट, हमको कहता है ई इक्विवेलेंट निकालो, ठीक, तो ई इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होना चाहिए? वेरीफाई करो। ये पूरा पार्ट यहां से यहां तक, क्या ये वाला पार्ट ई इक्विवेलेंट है? यानी E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइड बाय R1 प्लस R2, ये ई इक्विवेलेंट। और इस सर्किट का पूरा आर इक्विवेलेंट क्या था? इस सर्किट का पूरा आर इक्विवेलेंट R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 प्लस कैपिटल आर, हाँ ना? बोलो भाई, Yes, sir. लिख लीजिए।
हो गया। यस सर हो गया। नेक्स्ट देखो मिक्स्ड ग्रुपिंग। मिक्स्ड मिक्स्ड ग्रुपिंग, ठीक है। मिक्स्ड ग्रुपिंग में क्या मतलब यही बेसिक फंडामेंटल से क्वेश्चंस आते रहेंगे इधर उधर से घुमा फिरा करके, बैटरी इतना ही जोड़ सकता है, ठीक है। चेक कर इस वाले पोर्शन में ये ऐसा कुछ, ऐसा कुछ, ऐसा कुछ, फर्दर कुछ, ये वाला पार्ट ऐसा कुछ, ऐसा कुछ, ऐसा कुछ। आगे बढ़े, ऐसा कुछ, और इस वाले पार्ट से एक एक्सटर्नल रेसिस्टर जैसे पहले जोड़ते थे वैसे जोड़ लेते हैं, ठीक। इस वाले पार्ट को फिगर फिगर से समझो, ठीक, तो ज्यादा अच्छा। ये वाला पार्ट एक्सटर्नल रेसिस्टर कैपिटल आ गया। अब इसका ईएमएफ ई इंटरनल रेसिस्टर आ, 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 ठीक। अब जो बोल सबका वैसे ही सोचना है, ईएमएफ ई इंटरनल रेसिस्टर आर, 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 सब, ठीक। अब देखो रियलिटी में क्या था, ये वाला जो था हम लोग का फर्स्ट सेल था, ये वाला पोर्शन हम लोग का सेकंड सेल, और ऐसे करते हुए आगे बढ़े हैं तो ये वाला पार्ट एनएस सेल, क्लियर, ठीक। ये वाला पार्ट हम लोग मान ले फर्स्ट रो, वैसे ये वाला पार्ट मान ले सेकंड रो, और ये वाला पार्ट मान ले, सॉरी थोड़ा चेंज कर लेते, उधर एम था तो एन लिया ना, एम एच रो, ठीक, क्लियर। क्या फिगर क्लियर है? हाँ ना। तो मैंने सीरीज में एन रो को जोड़ा, एन बैटरी को जोड़ा, ठीक, और वैसे ही जितना एन सेल ऐसा था बिल्कुल वैसा ही सिमिलर टाइप का एक और रो जोड़े, फिर और एक रो जोड़े, ऐसा करते हुए एम रो जोड़ते चलेंगे। क्या ये फिगर क्लियर है सभी लोगों को? हाँ या ना? यस सर। यस सर। सभी लोग, विकास, विकास, प्रियांश, यस सर क्लियर है। चलिए ये वाला पोर्शन चेक करें तो कितना हो गया, एक बैटरी का ईएमएफ ई, फिर दूसरे का 2E 3E 4E, ऐसा करते हुए अगर जो हम एक रो में जाते, एक सिंगल रो में जाते तो चेक करो तो जो बैटरी का एक का ईएमएफ होता वो N इंटू ई होता, हाँ या ना? बोल भाई। यस सर। ठीक। अब सोचो R 2R 3R 4R ऐसा करते हुए अगर जो सीरीज कॉम्बिनेशन है तो इस पूरे बैटरी का ईएमएफ हो जाता एन, सॉरी इंटरनल रेसिस्टेंस हो जाता एनआर, हाँ ना? यस सर। बोलो। अच्छा तो ये पहले रो का हुआ, वैसे ही क्या करते हैं फील को, ये वाला पार्ट दूसरे रो का, और इसका भी होता एन ई और एन आर, वैसे ही करते हुए नीचे जाते तो ये वाला पार्ट कुछ ऐसा होता, और ये वाला पार्ट भी एन ई और एन आर होता, और एक्सटर्नल रेसिस्टर इस वाले पोर्शन में क्या कैपिटल आर होता। क्या जो बोले क्लियर है? हाँ ना? यस सर। यस सर। ठीक। अब ये वाला पार्ट था मेरा फर्स्ट रो, ये वाला मेरा हो गया सेकेंड रो, ठीक। ये वाला पार्ट था मेरा एमएच। अब लॉजिकली सोचना, बेसिक फंडामेंटल। अब इसका फिगर मैं नीचे बना रहा हूं, नीचे, ठीक। चेक कर क्या ये पूरा का पूरा पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ठीक।
तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल क्या होता है? सेम। हाँ ना? Yes, Yes, sir. sir. यानी ये वाला पोर्शन क्या होता है? ये वाला पोर्शन ऐसा, ये वाला पोर्शन ऐसा, और ये होता एन ई। कोई दिक्कत? ठीक है। अब सोचो, अगर जो आर 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 अगर जो ऐसे पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो दो पैरेलल कॉम्बिनेशन जिसका रेसिस्टेंस सेम हो तो आर बाई टू करते हैं। ठीक, तो यहाँ एन आर एन आर एन आर है, और कितना है? एम तक गया है। तो क्या इसका एन आर डिवाइडेड बाई स्मॉल एम होता? हाँ ना? बोलो भाई Yes, sir. सभी लोग। और क्या ये वाला पोर्शन एक रेसिस्टर कैपिटल आर होता? ठीक, यानी सोचो, इस जगह पर अगर जो हम लोग ई इक्विवेलेंट की वैल्यू लिखते हैं, अब यहां से लिख रहा हूँ सीधा इसका मैथमेटिकल वैल्यू। ई इक्विवेलेंट की वैल्यू कितना हो गया? एन इंटू आर इक्विवेलेंट पूरा कितना हो गया? आर इक्विवेलेंट और चेक करो तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या ये एन डिवाइडेड बाई एम इंटू आर प्लस कैपिटल आर? अरे हाँ ना? बोल भाई। Yes, sir. ठीक, यानी अगर जो हम लोग आई पूरा करंट निकालते तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला था ई इक्विवेलेंट डिवाइड बाई आर इक्विवेलेंट। अब सोचो ये डेटा क्या लिखता? एन ई डिवाइडेड बाई, मुझे जो दिख रहा वो दिख रहा है एन डिवाइड बाई स्मॉल एम इंटू आर प्लस कैपिटल आर। अब इस स्मॉल एम को ऊपर लेके जाओगे तो ये एम इंटू एन इंटू ई, चेक करो क्या ये वाला पोर्शन एन आर प्लस एम आर होता या नहीं होता? बोलो भाई। Yes, sir. क्या क्लियर है विकास आपको? विकास नहीं है। रितिका के पास आवाज Yes, जा sir. रही है? ठीक है, तुम्हारे पास नेटवर्क का भी प्रॉब्लम। चलिए जितना भी लिखिए जल्दी से, जल्दी लिखिए। हो जाए तो बता दीजिएगा। फिगर ये वाला हो गया है तो मैं डाउन। Yes, sir. Yes, sir. अब इसी में अगर जो बोल दिया जाता कि आई की मैक्सिमम वैल्यू के लिए m डिवाइडेड बाई n, ये m और n का रिलेशन कैसा? ठीक, तो फॉर इस वाले पोर्शन में लिखेंगे फॉर आई टू बी मैक्सिमम, यानी आई की वैल्यू को मैक्सिमम करना। ठीक, तो आई की वैल्यू को मैक्सिमम करने का मतलब, ठीक, हम ऐसा सोचते हैं। क्या सोचते हैं? देखो इस वाले पोर्शन में आई की वैल्यू जो था m इंटू एन इंटू ई को हम लोग क्या लिख दें? रूट ओवर एन आर माइनस रूट ओवर एम आर का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट ओवर एन आर और रूट ओवर एम आर कैपिटल। ऐसा नहीं, कोई दिक्कत है? देखो इसको इलाबरेट करेगा तो फिर से वापस जो नीचे वाला टर्म है वही आ जाए।
हाँ ना, Yes, sir. Yes, sir. दिख रहा है सबको? ठीक है, तो फॉर आई टू बी मैक्सिमम, डिनोमिनेटर, इसका डिनोमिनेटर मस्ट बी मिनिमम, मस्ट बी मिनिमम। ठीक, तो डिनोमिनेटर की वैल्यू को मिनिमम होना था, बहुत बढ़िया। तो डिनोमिनेटर की वैल्यू का मिनिमम कब होगा? देखो, इसको कुछ कर लेंगे, ये कम नहीं हो सकता, जितना उतने रहेगा, लेकिन ये वाला पार्ट तो जीरो कर सकते हैं ना। ठीक, यानी रूट ओवर एन आर माइनस रूट ओवर एम आर की वैल्यू जीरो होगी। यानी साफ साफ दिखा कि एन डिवाइड बाई एम की वैल्यू कैपिटल आर डिवाइड बाई स्मॉल आर होगी। हाँ ना, बोलो भाई। Yes, sir. ठीक, ये कंडीशन होगा जब मिक्स्ड ग्रुपिंग में जिसका ईएमएफ और इंटरनल रेसिस्टेंस दोनों ही सेम है। ठीक, तो ये रिलेशन होना चाहिए, तभी करंट उसमें मैक्सिमम होगा। ठीक है, अच्छा, तो ये बात भले पूछ सकता था, पता नहीं अभी तक आप लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। ठीक है, 11th 12th के लिहाज से मुझे नहीं पता। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थ्रू भी हम लोग चाहे तो मैक्सिमम मिनिमा निकाल सकते हैं। क्या जो बोले क्लियर है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थ्रू भी हम लोग चाहें तो मैक्सिमा मिनिमा निकाल सकते हैं और बना सकते हैं। तो वही काम किए हम लोग, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थ्रू मैक्सिमा मिनिमा निकाल लिए। ठीक है, लिखिए और हो जाए तो बताएं। चल, और जो हो गया है तो शुरू करें इस वाले। मान लीजिए ए है, यहाँ एक बैटरी, यहाँ ऐसे, इधर ऐसे, इधर ऐसे, इधर ऐसे, इधर यू 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 और यू। ठीक, क्लियर? ये मैं बोलूँ ए और ये वाला टर्मिनल बी, वेरीफाई। ये वाला पोर्शन मैं बोल दूँ E3 R3, ये वाला पोर्शन बोल दूँ E1 R1 और ये वाला पोर्शन E2 R2। बता तो E इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी होगी? E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी होगी? जल्दी। हो गया? बनेगा या नहीं? बोलो भाई। अरे ये वाला इससे को बनाए बताए या नहीं बताए? देखो, इसके चलते क्या होता है, इसके चलते भी करंट इधर और इसके चलते भी करंट इधर। ठीक, दोनों का डायरेक्शन से चेक कर दो, जो डिफरेंट ईएमएफ के लिए कराए तो इसको ऐसे ही रहने दो, इस वाले पार्ट को ऐसे ही रहने दो और इस दोनों का एक इक्विवेलेंट बनता है। ये वाला पोर्शन E3 और R3 रहने दीजिए। ठीक, ये वाला पॉइंट बी। अब
इसकी वैल्यू क्या हो जाता है, याद करो, इसकी वैल्यू मैंने बताया था यहाँ E1, तो इसके चलते करंट इधर, इसके चलते भी करंट इधर, इसकी वैल्यू होता E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, और रह गया R इक्विवेलेंट, तो ये दोनों आपस में पैरेलल है, तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। हाँ ना, बोल भाई, Yes, sir. क्या ये कर चुके हो? Yes, sir. ठीक है, तो वैसे ही सोचो, अब ये वाला पोर्शन का इस दोनों का ईएमएफ का डायरेक्शन किधर सेम, इस दोनों का ईएमएफ का डायरेक्शन सेम, तो पूरा का पूरा ई इक्विवेलेंट क्या हो जाता है, चेक करते, सीधा सीधा E3 प्लस E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, और पूरा R इक्विवेलेंट क्या हो जाता है, ये रेसिस्टेंस, इसका इंटरनल रेसिस्टेंस जो ये आया और ये आया, ये दोनों चला जाएगा सीरीज में, यानी इस वाले पोर्शन में R3, ये वाला पोर्शन R1 R2 R1 प्लस R, हाँ या ना, बोलो। Yes, sir. क्लियर है ये बात, ठीक ना? चलिए फर्दर सोचो, इसे ढंग, इस बार थोड़ा चेंज करो, ये ए है, ये बी, यारा पोर्शन क्या, इसे माने E3 R3, यस, और इसे मान ले E1 R1, और इसे E2 R2, ठीक। मैं ये कंडीशन दे दूं आपको ये कंडीशन दे दूं कि E1 R2 बड़ा है E2 R1, ठीक, तो ये कंडीशन मैंने दे दी, तो बता तो E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी होगी, जल्दी। बोलो भाई, जल्दी। इसका आपसे बना, सर ई इक्विलिब्रियम होगा E3 प्लस E1 R2 बाई R2 प्लस R1। यहाँ क्या बोली, E3 प्लस, सर इसके बाद E3 प्लस E1 R2 डिवाइडेड बाई R2 प्लस R1। ना, आधा नहीं, तो गड़बड़ नहीं। क्षितिज आपका सेम नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा,
अरे भाई इस दोनों में करंट का डायरेक्शन सेम है, ठीक, और इसमें करंट का डायरेक्शन और चेक करें तो ये बैटरी इधर करंट लेके जाएगा और ये बैटरी इधर करंट लेके जाएगा, डायरेक्शन अपोजिट है भाई, ठीक है। प्रियांश आपका E3 plus E1 R2 minus E2 R1 by R1 plus R2. जिसका आपका जिसका इस वाले पोर्शन में क्या, देखो वेरीफाई करो, मैं इससे दो चीजें बोल सकता हूँ, दो बात, ठीक, क्या पहला सेक्शन ये कि इस वाले पोर्शन में जो डेटा था इसको देखते हुए ये बनाओ, तो किसको बड़ा बना, इसको बड़ा बोलो, तो क्या लिखता, इस सर्किट में ये ऐसे ही रह जाएगा, E3 और R3 वैसे ही रह जाएगा, ठीक, लेकिन डोमिनेंट कौन हो गया, E1 R2, तो जो डोमिनेंट है उसका डायरेक्शन उठाओ, यानी E1 R2 और ये इसका डायरेक्शन अपोजिट, तो E2 R1 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, और दोनों आपस में पैरेलल था ही, तो ये डेटा R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, यानी फाइनल ई इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होता, फाइनल ई इक्विवेलेंट की वैल्यू E3 प्लस E1 R2 माइनस E2 R1 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, ठीक, और पूरा R इक्विवेलेंट की वैल्यू करें तो ये वाला पोर्शन R3 R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस होता, क्लियर है। अब इसी में ये तो पहला था ना, अगर जो मैं ऐसा कह देता तो सोचो क्या, मैं जो लिख रहा हूं वो देखना है, ठीक, इसी क्वेश्चन के लिए दूसरा पार्ट में बना रहा हूं, मैं ये बोलूं E1 R2 छोटा होता E2 R1, ये पहला कंडीशन, ठीक है, एंड फर्स्ट, ये पहला कंडीशन बना। अब क्या होता, जल्दी बोलो इस बार, E3 minus E2 R1 minus E1 R2 by R1 plus R2. बिल्कुल, अब बात पकड़ में आया, Yes, sir. Yes. ठीक, अब तो गड़बड़ नहीं होना चाहिए। अब इसको देखते हुए क्या सर्किट बनाते हैं, हमको E2 R1 बोला है तो E3 वाले पोर्शन को तो नहीं एच करेंगे, वैसे वैसे रहने दें। अब E3 कॉमा R3, ठीक, इसका डोमिनेंसी तो ये उठा, ऐसा दोनों का इक्विवेलेंट ये बन जाए, और इस वाले पोर्शन में लिखना होता E2 R1 बड़ा होता किससे, E1 R2 से डिवाइडेड बाई R1 प्लस R, और दोनों का कॉमन है, ये हो गया R इक्विवेलेंट, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक, तो सोचे फाइनल अब क्या हो जाता, इस दोनों का डायरेक्शन तो एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक, अब इसकी जरूरत नहीं, इस दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट, ठीक, तो अपोजिट है तो क्या होता चेक करो, इसके चलते इधर और इसके चलते इधर, यानी फाइनल ई इक्विवेलेंट, ठीक है। अब ये मान ले रहा है कि E3 सबसे बड़ा है, ये ध्यान रखना, अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि E3 सबसे बड़ा है, कोई गारंटी नहीं, क्वेश्चन में देख लेना ये भी बड़ा हो सकता है, ठीक, तो उसके अनुसार से ये जो बाद में लिख रहा है ये पहले आ जाएगा,
क्या जो बोले क्लियर है? हाँ या ना? यस सर। बोलो भाई, ध्यान रहेगा ना? तो इस वाले पोर्शन में चेक करो, क्या ये वाला पोर्शन हो जाता E3 माइनस E2R1 माइनस E1R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, और R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या हो जाता? R3 R1R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। क्या जो बोले क्लियर है? हाँ या ना? यस सर। चलिए फॉर एग्जाम्पल ऐसा ही क्वेश्चन और आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए ये एक बैटरी, ये भी एक बैटरी, ये भी एक बैटरी, डायरेक्शन देखते रहना, ये भी एक बैटरी, ठीक। नहीं कोई आर होता, छोड़ो चलो, ठीक। कुछ और रेसिस्टेंस एक्सटर्नल लगा होता, हम तो नहीं लगा। ये वाला पोर्शन करते हैं 1 वोल्ट 1 ओम, 2 वोल्ट 1 ओम, 3 वोल्ट 1 ओम, 4 वोल्ट 1 ओम। बताओ क्या होगा इसका ई इक्विवेलेंट और आर इक्विवेलेंट? चलिए बना या नहीं? ई का सर 1/3 आएगा। ई बन गई। 6 वोल्ट है। हाँ? 6। और किसी का कुछ? क्योंकि आज दिल्ली विकास और इन दोनों का नेटवर्क है नहीं, ठीक है। तो चलो बैटरी आप लोगों का खत्म हो गया, ठीक। अगले दिन से इस वाले पोर्शन पे मैं काम करना शुरू करेंगे इससे, तो आर इक्विवेलेंट और ये। हाँ आप लोग एक काम जरूर करेंगे, 12th बोर्ड के हैं, ठीक। किसी बुक से, किसी भी बुक से, ये नहीं कहूंगा कि क्या कहते हैं यही या कहीं से, व्हीट स्टोन ब्रिज आप लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो उसका कंस्ट्रक्शन वो हम नहीं लिखेंगे, हम उसको समझाना होगा, हम समझा देंगे, ठीक। व्हीट स्टोन 12th बोर्ड में पूछता है 3 नंबर में, इसलिए पहले बोलिए। व्हीट स्टोन ब्रिज का कंस्ट्रक्शन वर्किंग प्रिंसिपल, ठीक है। और इसको बिल्कुल अलग कॉपी बनाइएगा, तो वो पतला कॉपी बना लेना अलग से, ठीक है। और सीरियसली बोल रहा हूँ, बोर्ड के एग्जामिनेशन में खूब ये कंस्ट्रक्शन वर्किंग पूछता है 12th वाले एग्जाम में, ठीक। तो जहाँ से और जनरली 3 नंबर 5 नंबर में ही पूछता है, ठीक। और वैसे कहे तो कम से कम लगभग आपका 40% कवरेज रखेगा, जो मैं इधर बोलता जा रहा हूँ, ठीक। तो कोई प्रदीप की बुक उठा ले, कुछ उठा ले, जिसका उठाना उठा सकते, ठीक। व्हीट स्टोन ब्रिज का कंस्ट्रक्शन वर्किंग प्रिंसिपल, ठीक, ये 3 चीज, ठीक, पक्का लिख लीजिएगा। क्या जो बोले समझ में आ रहा? विथ डायग्राम, हाँ ना? यस सर। ठीक है, पक्का लिख लीजिएगा क्योंकि 12th बोर्ड के स्टूडेंट, ठीक। समझ में आ रहा बात? रेस्ट तो 1000 चीजें हैं इसे बताने की, लेकिन अब वो है कि वो वही बात मैं बोलूंगा जो किताब में लिखा हो, ठीक। अक्षरशः वही लिखवा दीजिएगा, किताबें से लिख ले यार, समझाना मेरा काम है, समझा लेंगे, क्लियर ना? ठीक है, तो चेक करो इस वाले पोर्शन में सर क्या होता एक इक्विवेलेंट की वैल्यू 1/5। ना। सबसे पहले सोचो, ये दोनों का डायरेक्शन सेम, और हम तुमको 2 ही बैटरी के बारे में बताएं,
ठीक, जब अलग अलग ईएमएफ वाला वैल्यू हो, पहले ऊपर वाले को, ठीक, तो ऊपर वाले को कर रहा होता, ठीक है, अगर जो आप ऊपर वाला यूज कर रहे हो तो क्या कर रहे हो, तो चेक करो, इस दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो ये बैटरी जो बनेगा वो ऐसा ही है। ठीक, अच्छा, ये दोनों पैरेलल है, तो रेसिस्टेंस 1/2 ओम आना है इसे, ठीक, वो देखेंगे बाद में, लेकिन यहाँ से E1 R2 ये बता था ना, E1 R2, तो ईएमएफ के लिए लिखा है 1 × 1 E2 R1 2 × 1 डिवाइड बाई R1 + R2 यानी 1 + 1। ठीक, ये हो गया वोल्टेज में, सही है ना, और ये वाला Yes, sir. पोर्शन 1/2 और 1/2, यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन था तो 1/2, गलत तो नहीं लिखे हैं, हाँ या ना। No. Yes, sir. Yes, हाँ, sir. अब सोच, इसके चलते जो करंट जाएगा वो इधर जा रहा, और इसके चलते जो करंट जाएगा वो इधर जा रहा, तो बता क्या इसमें E1 R2 करेगा, E1 R2 करेगा, इसलिए 1 ओम दिए, ताकि कंफ्यूजन कम से कम है, जल्दी कैलकुलेट कर लो, तो कुछ को दे देते हैं। ठीक, तो E1 R1 करेगा तो 3 आएगा, लेकिन E2 R1 करेगा तो 4 आएगा। ठीक, तो किसका डोमिनेंसी हो गया, 4 वोल्ट वाले का डोमिनेंसी आएगा या 3 वोल्ट वाले का डोमिनेंसी आएगा, बता। 4. 4, तो उसका डायरेक्शन उठाते हैं। ठीक, और यही सर्किट छोड़ देते हैं ऐसे। अब तो इसके लिए क्या करता, इसके लिए यूज करता, तो 4 × 1 माइनस 3 × 1 डिवाइडेड बाई 1 + 1 वोल्ट, और ये वाला पोर्शन 1/2। ठीक, अब सोच, यानी इसे यूज करता तो ये आ गया 3/2 वोल्ट और 1/2, इसे यूज करता तो ये आ गया 1/2 वोल्ट और ये हो गया 1/2 वोल्ट। अब इसका भी डायरेक्शन इधर और इसका भी डायरेक्शन इधर, ये दोनों का डायरेक्शन सेम है। ठीक, तो अब क्या करता, E1 R2 यानी कि 3/2 1/2 प्लस E2 R1 यानी 1/2 × 1/2 डिवाइडेड बाई R1 + R2, ऐसा। ठीक, ये पूरा डेटा होता वोल्ट में और रेसिस्टेंस आपस में पैरेलल है, तो क्या 1/4 ओम होता, हाँ ना, बोलो भाई। Yes, sir. ठीक, अब देखो 3/4 और 1/4, 3/4 1/4 3 + 1 4/4 1, नीचे 1, यानी पूरा डेटा आया 1 वोल्ट और रेसिस्टेंस आया 1/4। हाँ ना बोल भाई, क्या क्लियर है। उसको सर अगर अलग करके करेंगे तो सेम आंसर आएगा। इसको अलग करके करोगे तो, पहले ऊपर 2 वाला को करेंगे, हाँ, उसके बाद उसका जो इक्विवेलेंट आएगा उसके बाद उसके नीचे वाला। करोगे, इसके साथ करोगे। हम्म। ठीक, नहीं बिल्कुल नहीं अलग है, सेम आना चाहिए, कहीं ना कैलकुलेशन में गड़बड़ कर रहे हो, देखो कोई नहीं, 0 आ गया था तो उसमें किए थे। हट, ऐसे कैसे होगा, कभी ना होगा, कैलकुलेशन का तो कैलकुलेशन हो ही नहीं सकता है। अरे स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन रहता, करंट क्या है, स्केलर क्वांटिटी में है या ना। यस सर। ठीक, तो संभव ही नहीं है, डायरेक्शन के कारण कभी 0 हो भी जाए तो एक्सेप्टेबल है, तू बोलेगा हम मान लें, नहीं समझ आ रहा, ऐसा हो गया होगा। ठीक, यहाँ तो स्केलर क्वांटिटी पड़ रहा था, जो वैल्यू आएगा वो फिक्स्ड आएगा, वो चेंज कैसे हो जाएगा, खुद सोचो। यस सर। क्लियर है, चलो इसे लिख लो, हो जाए तो बता देना। ठीक, आज वाले क्लास में यही तक रहेंगे, पढ़ाने का मूड तो था, लेकिन अब सीरियस है कि करंट वाले पोर्शन में ठीक है, कल ले लेंगे। ठीक, हो जाए तो बता देना।